हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी ऑफ टाइफाइड के बारे में। तो हम उसमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका इंट्रोडक्शन होगा, फिर इंडियन और ग्लोबल कंडीशन क्या है, इंडिया में क्या कंडीशन है, ग्लोबल में वर्ल्ड में क्या कंडीशन है, एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स मतलब उसके कॉसेस क्या क्या है, किसकी वजह से ये बीमारी होती है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कैसे ये ट्रांसमिट होता है, क्लिनिकल फीचर्स, पैथोफिजियोलॉजी मतलब उसका शरीर में किस तरह से उसके आने से लेकर सिम्टम्स तक क्या क्या प्रक्रिया रहती है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे किया जाता है, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है और रेफरेंस किस में से मैंने ये लिया है। तो सबसे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन। टाइफाइड फीवर is a life-threatening infection caused by a bacterium Salmonella typhi. It is usually spread through contaminated food or water. मतलब ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, मतलब इससे जान भी जा सकती है और बैक्टीरिया की वजह से ये होने वाली बीमारी है। सल्मोनेला टाइफी उसका नाम है और ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। An estimated 11 to 20 million people get sick from typhoid and between 1,28,000 and 1,61,000 people die from it every year. मतलब 11 से 20 मिलियन पीपल जो है वो हर साल इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं और उसमें से बहुत सारों की जान भी जाती है। और ये फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होने वाला डिसीज़ है, मतलब जो हमारे शरीर में से फीकस बनता है उसके अंदर ये बैक्टीरियास आ जाते हैं और कहीं ना कहीं तरह से अगर हेल्दी पर्सन के फूड में चले जाए तो ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। इंडियन कंडीशन क्या है, तो टाइफाइड फीवर इज़ एंडेमिक इन इंडिया। रिपोर्टेड डाटा फॉर द ईयर 2017 शोज 2.22 मिलियन केसेस एंड 493 डेथ्स। मतलब 2017 के अंदर जो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार 2.22 मिलियन लोगों को ये बीमारी हुई है और उसमें से 493 लोगों की मौत हुई है। मैक्सिमम केसेस वर रिपोर्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। अब वर्ल्ड में इसकी कंडीशन क्या है ये वर्ल्ड के सभी पार्ट में होता है और जहाँ खासकर सैनिटेशन और वाटर की जो इम्प्यूरिटीज़ ज़्यादा है उधर ये बीमारी ज़्यादा होती है। डेवलप्ड कंट्री में इसका अनकॉमन है ये डिसीज़। इम्प्रूव लिविंग कंडीशन एंड इंट्रोडक्शन टू एंटीबायोटिक्स इन लेट 1940s रिजल्टेड इन ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ टाइफाइड फीवर, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। मतलब एंटीबायोटिक 1940 में एंटीबायोटिक के आने से इस बीमारी में काफ़ी इजाफा, मतलब इस बीमारी के ट्रीटमेंट में काफ़ी इजाफा हुआ है। WHO के अनुसार पूरे वर्ल्ड में टाइफाइड फीवर डिसीज बर्डन एट 11 टू 20 मिलियन केसेस एनुअली। मतलब 11 से 20 मिलियन केसेस हर साल आते हैं और उसमें कई सारी डेथ भी होती है। इन 1950 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिकम ह्यूज प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस ट्रेन कॉज आउटब्रेक्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब 1940 में एंटीबायोटिक तो आ गए, लेकिन 1950 में जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आया है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और इंडिया और पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला है। अब इसके एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स मतलब उसके एजेंट्स क्या है, तो सल्मोनेला टाइफी जो है कि मेजर कॉज ऑफ एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर इसको कहा जाता है क्योंकि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। और रिजर्वेयर ऑफ इन्फेक्शन मतलब इसका रिजर्वियर क्या है, मैन इज़ द ओनली नॉन रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन विथ केसेस एंड करियर्स। मतलब मैन अभी तक जो स्टडीज़ हुई है उसमें मैन अकेला रिजर्वियर के रूप में पाया गया है और उसमें दो प्रकार होते हैं, केसेस और करियर्स। मतलब केसेस माइल्ड हो सकते हैं, मिस्ड और सीवियर भी हो सकते हैं। एंड इन्फेक्टियस एज लॉन्ग एज बेसिलाई अपीयर इन द स्टूल और यूरिन। मतलब वो तब तक इन्फेक्टियस पाए जाते हैं जब तक उनके स्टूल और यूरिन में ये बेसिलाई पाए जाते हैं। अब करियर क्या होते हैं, करियर टेम्पररी हो सकते हैं और क्रोनिक हो सकते हैं। मतलब जिसको सिम्टम्स नहीं होते बट वो बीमारी को फैला सकते हैं उसे हम करियर कहेंगे। एक केस है फेमस टाइफाइड मैरी का, हु गिव्स राइज टू मोर देन 1300 cases in our lifetime, is a good example of chronic career. Fecal career are more frequent than urinary career. Chronic urinary career state is often associated with some abnormality of the urinary tract. मतलब एक फेमस केस है टाइफाइड मैरी नाम का, जिसने वो एक कुक थी और उसने लगभग 1300 लोगों को ये बीमारी फैलाई थी। मतलब वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है क्रोनिक करियर का।
जिसने बहुत सारे लोगों को ये बीमारी फैलाई है। होस्ट वेक्टर्स मतलब किस होस्ट से ये बीमारी फैल सकती है। तो उम्र, इसके लिए एज जो छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है 5 से 19 ईयर्स की एज के ग्रुप में, और मेल्स में ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। और इम्यूनिटी इसको अफेक्ट करती है, जैसे हर बीमारी को अफेक्ट करती है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो ये बीमारी नहीं होगी, इम्यूनिटी ख़राब है तो ये बीमारी हो सकती है। और एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स, ये बीमारी पूरे साल देखी जाती है, पर उसका पीक इंसिडेंस जो है वो जुलाई और सितंबर में देखा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे रेनी सीजन चल रहा होता है और मक्खियों की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई होती है, तो इसके कारण जो बीमारी है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि इन्फेक्शन होने से सिम्टम्स के आने तक का पीरियड, तो ये यूजुअली 10 to 14 डेज तक का रहता है, बट ये 3 डेज का भी हो सकता है और 3 वीक्स तक, मतलब 3 डेज से 3 वीक तक हो सकता है। अब मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ये बीमारी कहाँ से फैलती है, तो फीको ओरल रूट और यूरिन ओरल रूट्स, ये दोनों है जो मेन रूट्स है। और इनडायरेक्टली ये बीमारी कंटामिनेटेड वाटर, सॉइल, फ्लाइज, फिंगर्स वगैरह से फैल सकती है। इसका डायनेमिक्स दिया गया है इधर, तो जैसे फीकस एंड यूरिन ऑफ केसिस और करियर्स, जिसके कारण वाटर, सॉइल, फ्लाइज एंड फिंगर्स अफेक्ट होते हैं और इन्फेक्ट होते हैं। इससे फूड इन्फेक्ट होता है और उससे पर्सन इन्फेक्ट होता है। क्लिनिकल फीचर्स मतलब इस बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स वगैरह रहते हैं, तो ये चिल्स एंड विथ हाई फीवर मतलब बुखार, तेज़ बुखार रहता है और ठंडी लगना कॉमन है इसमें। ड्यूरिंग द प्रोडर्मोसिस द मेलाइस, हेडेक, कफ एंड शॉर्ट थ्रोट ऑफन विथ एब्डोमिनल पेन एंड कॉन्स्टिपेशन, मतलब कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, एब्डोमिनल पेन रहता है, कफ, शॉर्ट थ्रोट, माथा दुखता है, हेडेक। The fever ascends in the step ladder fashion after about 7 to 10 days. The fever reaches a plateau and the patient look toxic, appearing exhausted and often prostrated. मतलब 7 से 10 दिन के अंदर ये बीमारी पीक पे रहती है और उस टाइम पे पर्सन थका हारा लगता है। There may be marked constipation especially in early stage और पी सूप डायरिया, मतलब अर्ली स्टेज में पी सूप एकदम पतला डायरिया होता है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और मार्क्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन मतलब एब्डोमिन, जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है वो डिस्टेंडेड दिखता है, बाहर से दिखता है। देयर इज लुकोपेनिया एंड ब्लड, यूरिन, स्टूल कल्चर इज पॉजिटिव फॉर सैल्मोनेला। इफ़ देयर आर नो कॉम्प्लिकेशन द पेशेंट्स कंडीशन इम्प्रूव ओवर 7 to 10 डेज, मतलब अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ तो 7 से 10 दिन के अंदर पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है। हाउएवर रिलैप्स में अकर फॉर अप टू 2 वीक्स आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ थेरापी, मतलब जिस दिन से हम बीमारी के जो ट्रीटमेंट है उसको स्टॉप करते हैं उसके 2 वीक के अंदर ये रिलैप्स हो सकता है। ड्यूरिंग द अर्ली फेज फिजिकल फाइंडिंग्स आर फ्यू, लेटर स्प्लिनोमेगेली, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, डाइक्रोटिक पल्स एंड ऑकेजनली मेनिंगिसमस अपीयर्स, मतलब अर्ली फेज में बहुत कम फिजिकल फाइंडिंग्स मिलती है, लेकिन बाद में स्प्लिनोमेगेली, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस, ब्रेडिकार्डिया, डाइक्रोटिक पल्स ये सब पाया जा सकता है। द रेस कॉमनली नोन एज रेड रोस रेड स्पॉट्स अपीयर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ डिसीज, मतलब ये जो टाइफाइड का एक मार्क्ड सिम्टम है कि रोज स्पॉट्स जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है तो वो मिलता है, और ये कॉमनली सेकेंड वीक के अंदर देखने को मिलता है। द इंडिविजुअल स्पॉट फाउंड प्रिंसिपली ऑन द ट्रंक इज अ पिंक पाउल 2 to 3 mm in diameter that fades on pressure. It disappears in 3 to 4 days, मतलब ये 3 से 4 दिन के अंदर डिसअपियर हो जाते हैं और ये इंसान के और मैन के ट्रंक पे पाया जा सकता है। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस अकर स्पेशली इन दोज हु हैव बीन इल लॉन्गर देन 2 वीक्स एंड हु हैव नॉट रिसीव्ड प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब अगर ये डिसीज होने के बाद 2 वीक के अंदर अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलती प्रॉपर तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इंटेस्टाइनल हिमोरेज, मतलब ये बीमारी जो है वो इंटेस्टाइन में होने वाली है, मतलब वहाँ इन्फेक्शन होगा तो हिमोरेज इंटेस्टाइन में हो सकता है, जिसके कारण सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर एंड साइंस ऑफ शॉक, मतलब हिमोरेज के कारण शॉक भी हो सकता है, फॉलोड बाय डार्क एंड फ्रेश ब्लड इन द स्टूल। इंटेस्टाइनल परफोरेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द थर्ड वीक, मतलब इसके बाद
जो ब्लड है वो स्टूल में पाया जा सकता है, जो डार्क एकदम कलर का होता है। जो लेस फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशंस जो है वो है यूरिनरी रिटेंशन, न्यूमोनिया, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, मायोकार्डिटिस, साइकोसिस, कोलेसाइटिस, नेफ्रिटिस एंड ऑस्टियोमाइलिटिस। Estimates of case fatality rates of typhoid fever ranges from 1% to 4%। मतलब कितने केस के अंदर से कितनी डेथ होती है, इसको अगर हम परसेंट में निकालें तो 1% से 4% लोगों की डेथ होती है। मतलब 4 ईयर्स से छोटे जो बच्चे होते हैं उसमें से 10 गुना ज़्यादा फैटेलिटी रेट है, और ओल्डर चिल्ड्रन में कम है ये। इन अनट्रीटेड केसेस द फैटेलिटी रेट्स में राइज अप टू 10 to 20%। अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है? माइक्रोबियल प्रोसीजर्स, ब्लड कल्चर से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। मतलब ब्लड में अगर बैक्टीरिया दिखते हैं तो पता चल सकता है कि भाई इंसान को टाइफाइड है। सीरोलॉजिकल प्रोसीजर्स, मतलब ये प्रोसीजर्स होती है कुछ जिसके सीरम के अंदर डायग्नोस किया जा सकता है। फेलिक्स विडाल टेस्ट, इसका जो कॉमन टेस्ट है वो विडाल टेस्ट है। श्योर्स एग्लूडेटिंग एंटीबॉडी लेवल्स अगेंस्ट O and H एंटीजेंस। यूजुअली O antibodies appears on day 6 to 8 and H antibodies on day 10 to 12 after the onset of the disease। न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब अभी नए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आए हैं उसके बारे में बताएंगे। रिसेंट एडवांसेस फॉर क्विक एंड रिलायबल डायग्नोस्टिक टेस्टिस फॉर typhoid fever as an alternative to the Vidal test includes ideal tubex test marked by Swedish company, which reportedly can detect IgM09 antibodies in patient with a few minutes। अब उसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कंट्रोल ऑफ टाइफाइड फीवर, द कंट्रोल और एलिमिनेशन ऑफ टाइफाइड फीवर इज वेल विद इन द स्कोप ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ। देयर आर जनरली 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट टाइफाइड फीवर। मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए मेनली 3 डिफेंसेस है हमारे पास। कंट्रोल ऑफ रिजर्वियर, मतलब रिजर्वियर को कंट्रोल करना। कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन एंड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी बढ़ाना, और अच्छी सफाई रखेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। कंट्रोल ऑफ रिजर्वियर, the usual methods to control reservoir are their identification, isolation, treatment and disinfection। मतलब उसको आइडेंटिफाई करना, उसको आइसोलेट करना, उसको ट्रीट करना और डिसइंफेक्ट करना। केसेस, अर्ली डायग्नोसिस, दिस इज द वाइटल इंपॉर्टेंस एज द अर्ली सिम्टम्स आर नॉन स्पेसिफिक। Notification, there should be done where such notification is mandatory। Isolation, as a rule cases should be isolated till 3 bacteriologically negative stools and urine reports are obtained on 3 separate days। Treatment, मतलब इसका क्या ट्रीटमेंट है? तो जनरली एंटीबायोटिक्स तो होती है। द फ्लूरोक्विनोलॉन्स आर वाइडली रिगार्डेड एज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। मतलब फ्लूरोक्विनोलॉन्स यूज़ होते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, वेल टॉलरेटेड एंड मोर रैपिडली एंड रिलायबली इफेक्टिव देन द फॉर्मर फर्स्ट लाइन ड्रग्स विच क्लोराम्फेनिकोल, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एंड ट्राइमेट्रोपिन। मतलब इससे ज़्यादा ये इफेक्टिव है। पेशेंट्स सीरियसली इल एंड प्रोफाउंडली टॉक्सिक में बी गिवन एन इंजेक्शन ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन स्वयं डेली फॉर 3 to 4 days। मतलब हाइड्रोकॉर्टिसोन जो कि एक स्टीरॉयड है, कॉर्टिकोस्टीरॉयड, उसको भी 3 से 4 दिन तक स्वयं के डोज में दिया जा सकता है। डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं? तो स्टूल्स एंड यूरिन शुड बी रिसीव्ड इन क्लोज कंटेनर एंड डिसइंफेक्टेड विद 5% Cresol for at least 2 hours। All solids, cloth and linen should be soaked in a solution of 2% chlorine and steam sterilized। Nurses and doctors should not forget to disinfect their hands। मतलब जो स्टूल्स एंड यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन है उसको एक क्लोज कंटेनर में पैक करना है, और उसको क्रिसोल के साथ रिएक्ट करवाना है अप टू 2 hours। और नर्सेस और डॉक्टर्स को अपना हैंड सैनिटाइज करना नहीं भूलना है। करियर्स, तो सिंस अपने करियर्स को कैसे कंट्रोल करना है? तो सिंस करियर्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ टाइफाइड फीवर, देयर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट radical ways of controlling typhoid fever। The measures recommended are identification, carriers are identified by culture and serological examination। Duodenal drainage establish the presence of salmonella bacteria tract in carriers। उसका आइडेंटिफिकेशन करना है और उसको ट्रीटमेंट करना है। द करियर शुड बी गिवन एन इंटेंसिव
course of ampicillin and amoxicillin 4 to 6 grams a day together with probenecid 2 grams per day for 6 weeks. अब एंटीबायोटिक से उनको ट्रीट भी करना है. सर्वेलियंस, द करियर शुड बी केप्ट अंडर सर्वेलियंस. दे शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैंडलिंग फूड, मिल्क और वाटर फॉर अदर्स. हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग वॉशिंग of hands with soap after defecation or urination and before preparing food is an essential element. Control of sanitation, protection and purification of drinking water supplies, improvement of basic sanitation and promotion of food hygiene are essential measures to interrupt transmission of typhoid fever. For instance, typhoid fever is never a major problem where there is a clean domestic water supply. मतलब जहाँ पे वाटर सप्लाई क्लीन रहता है वहाँ टाइफाइड की कोई ज़्यादा चिंता होती नहीं है जनरली. Immunization. A complementary approach to prevention is immunization, which is the only specific preventive measures likely to yield the highest benefit for the money spent. मतलब इम्यूनाइजेशन एक बड़ा फैक्टर है जिससे ये डिसीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टाइफाइड डज नॉट गिव 100% प्रोटेक्शन बट इट डेफिनेटली लोअर्स बोथ द इंसिडेंस एंड सीरियसनेस ऑफ द इन्फेक्शन. इट कैन बी गिवन एट एनी एज upwards of 2 years. It recommended to those living in endemic areas, household contacts, groups at risk of infection such as school children and hospital staff, travelers proceeding to endemic areas and those attending me as एंड यात्राज. मतलब इन सभी लोगों को ये इम्यूनाइजेशन करना ज़रूरी है. एंटी टाइफाइड वैक्सीन, मतलब इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन जो है हमारे मार्केट में अवेलेबल. द ओल्ड पेरेंट्रल किल्ड होल सेल वैक्सीन वॉज इफेक्टिव बट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट्स. टू safe and effective vaccines are now licensed and available. One is based on defined subunit antigens and other on whole cell life attenuated bacteria. अब उसका आयुर्वेदिक एस्पेक्ट क्या है कि आयुर्वेद में इसका क्या ताल्लुक है. जनरली आयुर्वेद में इसका सीधा डिस्क्रिप्शन कहीं पे दिया नहीं गया है, लेकिन टाइफाइड कैन बी इंक्लूडेड अंडर जनपदोद्वंस मेंशन बाय चरक आचार्य एंड विमानस्थान चैप्टर 3. मतलब ये एक जनपदोद्वंस है तो इसमें इंक्लूड किया जा सकता है. चरक मेंशन्ड क्वालिटीज ऑफ पॉल्यूटेड. अब उनके मतलब पॉल्यूटेड वाटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो चरक ने बताया गया वो क्या है. वाटर दैट डज नॉट सीम नॉर्मल इन स्मेल, कलर, टेस्ट एंड टच, हैज एक्सेसिव स्टिकीनेस, इज अ फॉर्म अ सोर्स डिवॉइड ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रॉम अ ड्राइंग अप वाटर रिजर्वर विदाउट प्लेजेंटनेस एंड बेसिकली डिवॉइड ऑफ नॉर्मल एट्रीब्यूट्स इंडिकेट पॉल्यूटेड वाटर. मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चरक आचार्य ने बताई है कि पॉल्यूटेड वाटर कैसा होता है. दिस टाइप ऑफ वाटर कैन कॉज फीवर लाइक टाइफाइड. ऐसा जो पानी है वो टाइफाइड कर सकता है. टाइफाइड फीवर इज नॉट मेंशन्ड एज इट इज़ इन आयुर्वेदा. देयर आर मेनी स्कूल्स ऑफ थॉट इन एक्सप्लेनिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइफाइड फीवर. इट में कोरिलेट टू सन्निपात ज्वर इन जनरल. मतलब इस जो टाइफाइड फीवर और एंट्रिक फीवर है उसको सन्निपात ज्वर से हम कंपेयर कर सकते हैं. सम ओपाइंस दैट इट मैचेज अ कंडीशन डिस्क्राइब्ड एज संतत ज्वर, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मिसम डिस्क्राइब्ड आचार्य चरक. मतलब ये संतत ज्वर से भी कोरिलेट किया जा सकता है. थैंक यू. और इसके बेनिफिट्स क्या है जो आप अगर ये टाइफाइड का जो कंपाइलेशन है वो पढ़ेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स हो सकते हैं. द एडवांटेज ऑफ एग्जामिनिंग दिस कंपाइलेशन इज दैट layman can get a legitimate comparison of the illness of typhoid. One will have option to think about typhoid before the attack of it. One will get to know global condition of typhoid. One will know how worsen or how easier the condition is getting in the states of India. One will know about the global strategy of WHO against the typhoid. Thank you so much.